हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की फ़िज़िक्स का जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, उसके नोट्स को। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी के जो नोट्स हैं उसको हमने 2 वीडियो में बांटा है। आज की वीडियो पार्ट फर्स्ट है, तो बिना डिले करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक, नोट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर क्लास 10। देखिए, लिस्ट है टॉपिक्स की जो हमें इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कवर करने होंगे। नंबर फर्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम देखेंगे कि भाई इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअल में है क्या, क्या ज़रूरत है इलेक्ट्रिसिटी की। सेकंड, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में 2 टाइप हम डिस्कस करने वाले हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, नंबर थर्ड पर कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपको बताया जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में जब इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करते हैं ना, तो वहाँ पे करंट का जिक्र करना होता है। तो क्या है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होती है और क्या इसके लिए इंपॉर्टेंट फार्मूला हो सकता है जो एग्जाम में आने वाले न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में आपकी मदद करने वाला है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा ओम्स लॉ। ओम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने V = IR का एक फार्मूला दिया था, लेकिन ओम्स लॉ जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी, उस फार्मूले में क्या क्या फिजिकल क्वांटिटी हमें मालूम होनी चाहिए और क्या उनकी एसआई यूनिट होती है, ये सारी डिटेल हम समझेंगे फोर्थ टॉपिक में। नेक्स्ट, एमीटर एंड वोल्ट मीटर। देखिए, एमीटर और वोल्ट मीटर ये 2 डिवाइसेस होते हैं जिनकी मदद से हम वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की वैल्यू को मेज़र कर सकते हैं। भाई, करंट को हम कैसे मेज़र करेंगे, घर में कितना करंट आ रहा है, हाथ लगा कर चेक करेंगे? नहीं ना, ये तो एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो बाकी इसके लिए डिवाइस होता है जिसको हम एमीटर कहते हैं। इसके डिटेल हम समझेंगे नंबर 5th टॉपिक में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या है, पावर की एसआई यूनिट क्या होती है और एक्चुअल फार्मूला क्या होता है पावर का, और उस फार्मूले से हम क्या क्या नए नए फार्मूले को ड्राइव कर सकते हैं, जिन फार्मूले की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आपको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा रेजिस्टेंस इन सीरीज़। ये जो रेजिस्टेंस इन सीरीज़ है और पैरेलल, देखिए 2 तरह की कंडीशन होती है, या तो चीज़ें सीरीज़ में अरेंज होती हैं या फिर पैरेलल में अरेंज होती है। देखिए, साइड में आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि भाई सीरीज़ पैरेलल क्या है। देखिए, यहाँ पर मैंने 2 लाइन्स को डाला है, ये सीरीज़ में है। अगर इन लाइंस को कुछ इस तरीके से डाला जाए तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होती है, ठीक है। तो सीरीज़ और पैरेलल, लेकिन क्या चीज़ हमें सीरीज़ में लगानी है और क्या चीज़ हमें पैरेलल में लगानी है, वो है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को किस तरह से सीरीज़ में लगाया जाता है और किस तरह से पैरेलल में लगाया जाता है, इसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज़ और रेजिस्टेंस इन पैरेलल के टॉपिक में। नेक्स्ट फिर हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक फ्यूज़ और अर्थिंग। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ एक सेफ्टी डिवाइस होता है, ये सब आपने सुना हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्यूज़ को कहाँ लगाना चाहिए सर्किट डायग्राम में, क्या शुरू में लगाना चाहिए, बाद में लगाना चाहिए, सीरीज़ में लगाना चाहिए या पैरेलल में लगाना चाहिए, किस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फ्यूज़ को लगाएं जिससे कि हमें प्रोटेक्शन मिल सके। भाई, जब आप किसी डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोटेक्शन के पर्पज़ से और प्रोटेक्शन आपको मिल नहीं रही, इसका मतलब जो हमारा तरीका था वो सेफ्टी डिवाइस को लगाने का वो ठीक नहीं था। कई बार ऐसा देखा जाता है कि इस गलत तरीके की वजह से बहुत बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के बारे में हम कंप्लीट कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे नंबर 8th टॉपिक में। इसी के साथ यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक और भी डला हुआ है, अर्थिंग। अर्थिंग क्या है, क्यों इसका नाम अर्थ से जोड़ा गया है, इस चीज़ को क्लियर करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा फिर डोमेस्टिक सर्किट डायग्राम। डोमेस्टिक सर्किट डायग्राम क्या है, किस तरीके से हम कितने आसानी से इसको बना सकते हैं और क्या क्या चीज़ें इसको बनाने के लिए हमें ड्रॉ करनी होती हैं, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में। तो कंप्लीट अगर देखा जाए तो 9 टॉपिक हैं जो मेन टॉपिक हैं, बाकी छोटे छोटे और बहुत सारी चीज़ें हैं। डिफ़ाइन है, 1 ओम किसे कहते हैं, 1 एम्पियर किसे कहा जाता है, 1 वोल्ट का डिफ़ाइन क्या है, ये सारी चीज़ें। आज की वीडियो पार्ट फर्स्ट है जिसमें हम कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे, बाकी जो टॉपिक रह जाएंगे उसको हम नेक्स्ट पार्ट में लेंगे। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअल में क्या होती है और क्यों ज़रूरत क्यों है इलेक्ट्रिसिटी की। जैसे कि आप सब जानते हैं, आप सब ने सुना है, देखा भी है कि शुरुआती समय में, काफ़ी समय पहले क्या होता था, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं था, इतना बहुत कम यूज़ होता था। लेकिन जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया, जैसे जैसे साइंस में चेंजेस आते गए, साइंस का लेवल बढ़ता गया, तो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल बढ़ता चला गया। और आज की तारीख में क्या होता है, लगभग अप्रॉक्स 90% जो वर्क है ना ह्यूमन की लाइफ का, वो सारा इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड है। कुछ एग्जांपल आप ले सकते हैं।
जैसे हमें कपड़े धोने होते हैं तो हम वॉशिंग मशीन का यूज़ करते हैं, हमें गर्मी लग रही है तो हम क्या करते हैं, सीलिंग फ़ैन का यूज़ करते हैं, ऑसिलेटिंग फ़ैन का यूज़ करते हैं, एसी का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें किससे चल रही हैं? इलेक्ट्रिसिटी से चल रही हैं। लेकिन पहले समय में ऐसा नहीं था। हमें कोई चीज़ पीसनी है उसके लिए मिक्सर का यूज़ करते हैं, जूसर मिक्सर आते हैं ना। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें आप यकीन मानिए जिधर भी नज़र डालेंगे वो सारी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी से ही चल रही हैं। तो 90% वर्क हो गया और आगे आने वाले समय में ये परसेंटेज और ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, अभी तक क्या होता था कुछ समय पहले तक कि जो व्हीकल्स है उसमें हम पेट्रोल, डीजल, ये सब चीज़ें यूज़ करते थे। ठीक है, और अगर शुरुआती समय की बात करें तो वहाँ पर एनिमल्स का यूज़ किया जाता था, है ना, जैसे बैलगाड़ी वगैरह ना, घोड़ा तांगा, इस तरह से। लेकिन आप अगर अब लेटेस्ट बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जा रहा है। स्कूटी आ रही हैं इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड, है ना, और कारें भी यूज़ होने लगी हैं। तो मतलब आगे आने वाले समय में तो ये मानिए अप्रॉक्स 99% वर्क जो है इलेक्ट्रिसिटी से ही होगा। तो जब इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता भी तो होना चाहिए। इसीलिए शायद मुझे ऐसा लगता है कि सीबीएसई बोर्ड ने इलेक्ट्रिसिटी का एक चैप्टर तैयार कर दिया, बहुत बढ़िया चैप्टर तैयार किया इलेक्ट्रिसिटी के नाम से, और क्लास 10 में वो डाल दिया, जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए खैर समझते हैं कि भाई क्या है इलेक्ट्रिसिटी। देखिए इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, एक पूरी कॉन्सेप्ट होती है, कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, जिसमें चार्ज के फ्लो, जिसमें हम करंट के फ्लो के बारे में समझते हैं कि भाई कोई सर्किट डायग्राम है जिससे कि करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन अब इलेक्ट्रिसिटी तो चलिए बात समझ में आती है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में भी कुछ टाइप्स होते हैं कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी इन विच द चार्जेस रिमेन्स इन रेस्ट। Electricity in which charges remains in rest due to absence of free electron such as in insulator body। सबसे पहले हमें समझना होगा कि भाई ये इंसुलेटर बॉडी क्या है। ठीक है, देखिए इंसुलेटर का मतलब होता है एक ऐसे मटेरियल, एक ऐसी स्ट्रक्चर जिससे करंट पास नहीं हो सकता। पर भाई क्यों नहीं हो सकता? किसने मना कर दिया करंट को पास होने से? देखिए क्या होता है ना, हर एक मटेरियल की अपनी अपनी नेचर होती है। जो इंसुलेटर बॉडी होती हैं जैसे कि रबर है, प्लास्टिक है, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ये आप वर्ड नोट कर लेना। ठीक है, वैसे यहाँ पर भी लिखा हुआ है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, है ना, एब्सेंस ऑफ। आप फर्स्ट लाइन क्लास में देखिएगा, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो सकती है, करंट गुजर सकता है किसी भी मटेरियल से, लेकिन उसकी शर्त होती है कि भाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लेकिन इंसुलेटर बॉडी में क्या होता है ना कि फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, तो इसीलिए इंसुलेटर बॉडी से करंट पास आउट नहीं होता। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, रबर, प्लास्टिक या इस तरह के जितने भी मटेरियल है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसी चीज़ को लेकर एक टाइप देखा जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, कि इलेक्ट्रिसिटी इन विच द चार्जेस इन रेस्ट। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा टाइप है इलेक्ट्रिसिटी का जिसमें चार्जेस जो है रेस्ट में रहते हैं, चल नहीं पाता है ना, करंट जो है मूव नहीं कर पाएगा। अब जैसे मैंने आपको बताया, इंसुलेटर बॉडी का मीनिंग एक्सप्लेन किया, उसका एग्जाम्पल समझाया, तो हम प्लास्टिक का केस ले लेते हैं। कोई प्लास्टिक की शीट है, तो प्लास्टिक की शीट पर आप चार्ज को डेवलप तो कर सकते हैं, लेकिन चार्ज चल नहीं पाएगा, करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। फ्लो क्यों नहीं कर पाएगा? तो आई थिंक आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई है ना, मैंने इसको मार्क भी किया हुआ है, एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब बात ये आती है कि हम चार्ज को प्रोड्यूस कैसे करेंगे। इसका एक तरीका है, वो है फ्रिक्शन। ठीक है, क्या है? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के ज़रिए आप चार्ज को डेवलप कर सकते हैं, लेकिन चार्ज ट्रैवल नहीं करेगा। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव नहीं कर पाएगा। क्लियर? इसीलिए देखिए यहाँ पर एक डेफिनेशन जो लिखी हुई है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, इंसुलेटर बॉडी इफ वी वांट टू क्रिएट अ चार्ज एट एनी पॉइंट देन बाय द फ्रिक्शन मेथड वी कैन डू दिस। तो फ्रिक्शन मेथड के जरिए आप, या बाय फ्रिक्शन आप डेवलप तो कर सकते हैं चार्ज को, लेकिन चार्ज मूव नहीं करेगा। और क्यों नहीं करेगा? उसका एक ही कारण है, एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। क्लियर? ठीक है, चलिए अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी तो आपको क्लियर हो गया है। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर 2 पर, करंट इलेक्ट्रिसिटी पर। इन करंट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस रिमेन्स इन मोशन। नाम से ही पता चल रहा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसे टाइप इलेक्ट्रिसिटी का जिसमें चार्जेस जो है कैसे रहते हैं, मोशन में रहते हैं। तो देखिए डेफिनेशन क्या बनेगी यहाँ पर, इन करंट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस रिमेन्स इन मोशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन सच एज मेटेलिक वायर। ठीक है,
तो यहाँ पर ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और आपको मालूम है अगर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे किसी मटेरियल में तभी करंट का फ्लो भी देखा जाएगा, या आप सिंपल कह दीजिए कि करंट मूव कर पाएगा। अगर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल लें तो आप सबसे ईजी है कॉपर वायर ले सकते हैं, आपने देखा भी होगा, यूज़ करते भी होंगे आप। तो कॉपर वायर है, एल्यूमिनियम वायर है, सिल्वर वायर, ये जो मैंने 3 एग्जाम्पल बताए ना, एल्यूमिनियम, कॉपर और सिल्वर, इनके सिंबल्स भी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर के लिए जो सिंबल होता है वो है Ag। तो एल्यूमिनियम वायर आप यूज़ करते हैं, कॉपर वायर आप यूज़ करते हैं और सिल्वर वायर यूज़ करते हैं। सिल्वर थोड़ा सा महंगा होता है, चांदी भाई महंगी तो होती है, चांदी का तार वैसे भी जनरली कोई घर में तो यूज़ करेगा नहीं, है ना। इसका इस्तेमाल जो है सोलर पैनल में किया जाता है, सोलर पैनल के अंदर जो सोलर सेल लगी होती है ना उनको कनेक्ट करने के लिए सिल्वर वायर का, ठीक है। बाकी कॉपर और एल्यूमिनियम ये कॉमन है, इसको हम घर में जनरली यूज़ करते हैं, ठीक है। कॉपर थोड़ा महंगा होता है, एल्यूमिनियम उससे भी सस्ता होता है। लेकिन अगर करंट की बात की जाए तो एल्यूमिनियम और कॉपर में अगर आप कंपेयर करते हैं तो कॉपर से बहुत अच्छा करंट जाता है। क्यों जाता है इसका रीज़न भी आपको आज की वीडियो में पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए खैर आगे चलते हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करता है एज अ अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बताता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन के बारे में, इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन अ सर्किट डायग्राम और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट से जब आप चार्ज को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लेकर आते हैं, इस चार्ज को लाने में ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। नेगेटिव की कोई दिक्कत नहीं हो तो बहुत आसानी से अरेंज हो सकता है, ठीक। लेकिन बात आती है पॉजिटिव चार्ज की, तो पॉजिटिव चार्ज को या यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जब आप इनफाइनाइट से मतलब लार्ज डिस्टेंस से जहाँ पर उस चार्ज को प्रोड्यूस किया जा रहा है, उसका प्रोडक्शन चल रहा है, जैसे एग्जांपल में आप टेहरी डैम ले सकते हैं, है ना। डैम का आपको पता ही है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। पानी जो रुका हुआ होता है उसको फ्लो कराते हैं सर्टेन हाइट से कुछ वेलोसिटी के साथ, और वो टरबाइन को रोटेट करता है और इस तरीके से वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो इनफाइनाइट से आप किसी चार्ज को जब लेकर आते हैं ना किसी सर्किट डायग्राम में एक पर्टिकुलर पॉइंट तक, तो उस दौरान जो उस चार्ज को लाने में काम किया गया, ठीक है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसलिए यहाँ पर मैंने डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइंड एज अ अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज, है ना, इन ब्रिंगिंग अ चार्ज या फिर यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन अ सर्किट डायग्राम या फिर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी में एक अलग से पॉइंट बनता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में से आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, पर डिफरेंस जरूर लगाना है यहाँ पे, है ना। डिफाइंड एज अ अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी भी सर्किट डायग्राम में एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट तक चार्ज के फ्लो करने के दौरान जो काम किया जाता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इस चैप्टर की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिससे रिलेटेड एग्जाम में कुछ ना कुछ ज़रूर आता है। आप यकीन मान के चलिए, अगर आपने शुरू से लास्ट तक वीडियो को बहुत अच्छे से समझा, देखने से कुछ नहीं होता है, चीज़ें समझनी होती है, ठीक है। तो अगर आपने चीज़ों को अच्छे से समझ लिया तो आपके फुल मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा डिफाइन करता है अमाउंट ऑफ वर्क डन को, मतलब काम किया जा रहा है, लेकिन वो काम कब होगा, जब कोई चार्ज किसी सर्किट डायग्राम में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करेगा। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में यहाँ पर एक नीचे फॉर्मूला भी लिखा हुआ है मैंने, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल, W किसके लिए सिंबल यूज़ किया जा रहा है, वर्क के लिए, और Q क्वांटिटी ऑफ चार्ज के लिए। क्लियर। तो देखिए इस तरीके से एक फार्मूला भी आपको पता चल गया है, और पोटेंशियल डिफरेंस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है वो भी आपको क्लियर हो गया है। लेकिन इस चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर हम एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करेंगे, एक सर्किट डायग्राम बनाएंगे जिसमें पॉइंट्स डिसाइड किए जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि कौन से दो पॉइंट हैं जिनका यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है, ठीक है। चलिए एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे। देखिए इस सर्किट डायग्राम में
ये ऊपर मैंने बल्ब लगा दिया है, यहाँ पर 2 सेल वाली बैटरी लगा दी है और ये स्विच लगा दिया है, इसको आप की कह दीजिए ना। बैटरी में प्लस साइन और ये नेगेटिव साइन। करंट की डायरेक्शन क्या होती है उसको भी बना लेते हैं, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये जो सर्किट डायग्राम है, अब यहाँ पर देखिए मैं 2 पॉइंट यहाँ पे आपको बनाकर दिखाता हूँ। ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ठीक है। बल्ब के एक लेफ्ट में है, एक राइट में है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, है ना, तो लेफ्ट वाले पॉइंट से राइट वाले पॉइंट तक जो करंट का फ्लो हो रहा है, जो चार्ज का फ्लो हो रहा है, उसको हम बोलते हैं कि उस चार्ज के फ्लो करने की वजह से कुछ काम किया जा रहा होगा, ठीक है। तो जब कोई चार्ज फ्लो करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच, तो उसके दौरान कुछ वर्क होता है और यहाँ पे वो वर्क क्या होगा, जो बल्ब है वो ग्लो करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, मतलब रोशनी आने लगेगी। तो ये काम किया गया। भाई अगर चार्ज फ्लो नहीं करता तो क्या बल्ब जल जाता? नहीं ना। बल्ब ग्लो करता? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो चार्ज फ्लो कर रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, और इसी 2 पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 2 चीज़ों के बारे में बताता है, वर्क डन और चार्ज का फ्लो करना, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है और उसके द्वारा कितना काम किया जा रहा है, वही है पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? तो आई थिंक आपको ये टॉपिक बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। और सच में अगर आपको टॉपिक बहुत बढ़िया से समझ में आया, मज़ा आया है ना टॉपिक समझने में, क्योंकि देखिए जब इंटरेस्ट आता है ना किसी चीज़ में, तो वो चीज़ लंबे समय तक याद रहती है। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए आप कि आपको ये टॉपिक 100% क्लियर, परसेंटेज में बताइए बल्कि आप कितने % क्लियर हो आपको ये टॉपिक। चलिए खैर आगे चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाली चीज़ तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। अब देखते हैं आगे के टॉपिक्स के बारे में। उससे पहले यहाँ पे कुछ मैंने छोटे छोटे से पॉइंट्स बनाए हुए हैं। वैसे ये चीज़ आ चुकी है इसमें कि भाई V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, W क्या होता है, वर्क डन होता है, Q क्या है, हमारे पास चार्ज के लिए सिंबल है, SI यूनिट बड़ी मदद करने वाली है आपकी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के दौरान, ठीक है। क्योंकि देखिए न्यूमेरिकल्स में क्या होता है ना, वैल्यूज़ दी होती हैं, उसके आगे यूनिट लगी होती है। अगर आपको यूनिट नहीं पता है तो आप समझ नहीं पाएंगे कि ये किस चीज़ की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अभी हमारा पॉइंट बन रहा है वो है SI यूनिट का। SI यूनिट ऑफ V इज़ वोल्ट। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। नेक्स्ट वर्क का सिंबल होता है W, यूनिट होती है जूल, उसको आप J सिंबल से डिनोट कर सकते हैं। Q मतलब चार्ज या क्वांटिटी ऑफ चार्ज कह सकते हैं आप, ठीक है, वैसे तो चार्ज लिखेंगे तो भी ठीक है। तो इसके लिए यूनिट क्या होती है, कोलाम। कोलाम एक्चुअल में एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने कोलाम्स लॉ दिया था। तो Q क्या है, चार्ज, जिसकी यूनिट होती है कोलाम, जिसको हम C लेटर से डिनोट करते हैं। क्लियर? अब आते हैं चलिए नेक्स्ट। अब देखिए ये 1 नंबर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया आपके पास। एक मानिए शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में आपको मिलेगा एग्जाम में, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। 1 वोल्ट को डिफाइन करना है। 1 वोल्ट को डिफाइन करना बहुत आसान है, लेकिन 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 क्या, ये फार्मूला अगर आपको याद है तो, जिसको मैंने अभी मार्क किया है, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल डिवाइड बाय 1 कूलाम, ठीक है। आप ध्यान से देखिए इस फार्मूले को, ये फार्मूला आपको जाना पहचाना लग रहा होगा। मैं आपको देखिए थोड़ा पेज पीछे वाला दिखा देता हूँ एक बार। ये जो फार्मूला था ना V इज इक्वल टू में W/Q, इसी के बेस पर बनाया गया है इस फार्मूले को, ठीक है। ये जो हमारा फार्मूला था V इज इक्वल टू W/Q, इसी को चेंज किया मैंने। V के प्लेस पे क्या लिखा है, 1 वोल्ट, और वर्क के प्लेस पर क्या लिखा है, 1 जूल, और चार्ज के प्लेस पर क्या लिखा है, 1 कूलाम। तो 1 कूलाम का चार्ज जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो करने में 1 जूल का काम करता है, उसको बोलते हैं 1 वोल्ट। क्या बोलते हैं उसको, 1 वोल्ट। एक बार डेफिनेशन देखते हैं लाइंस के हिसाब से। पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट। आप कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा, लेकिन कब, इफ 1 जूल of work is done in moving a 1 coulomb of charge from one point to another point. Clear? तो 1 वोल्ट क्या है, जब 1 कूलाम का चार्ज 1 जूल का काम करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने में,
और कहाँ मूव कर रहा है, कौन से रास्ते में मूव कर रहे हैं, वो है सर्किट डायग्राम। ठीक है, जैसे अभी हमने थोड़ा पहले एक सर्किट डायग्राम बनाया भी था, उसमें पॉइंट्स भी मेंशन किए थे। तो आप यही मानिए कि उस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब चार्ज फ्लो करेगा, लेकिन कितना, 5 कूलम 10 कूलम नहीं, 1 कूलम का चार्ज, तो उन पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमेशा 1 वोल्ट आपको ऑब्जर्व होगा। क्लियर हो गई बात? चलिए अब आगे चलते हैं, इसको रब कर लेते हैं। नेक्स्ट, पोटेंशियल डिफरेंस। भाई पोटेंशियल डिफरेंस जो है, ठीक है, हम टॉपिक समझ गए हैं, क्या होता है, उसका फॉर्मूला हमें क्लियर हो गया, सब बातें क्लियर हो गई हैं, लेकिन इसको मेज़र कैसे करेंगे? इसके लिए साइंस ने एक डिवाइस तैयार किया हुआ है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? वोल्टमीटर। शॉर्ट क्वेश्चन आ गया है फिर से एक, ठीक है, कि भाई वोल्टमीटर क्या है, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस किस डिवाइस की हेल्प से मेज़र किया जा सकता है, तो आप फटाफट से बता सकते हैं, वोल्टमीटर। क्लियर? तो वोल्टमीटर एक वो डिवाइस होता है जिसकी मदद से हम चीज़ों को मेज़र कर पाते हैं, पर ऐसा नहीं करंट को, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस को। क्लियर हो गई बात? अब चलिए आगे देखते हैं इसमें। इट हैज़ अ हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू बहुत हाई होती है, ठीक है, और यही दिक्कत है जिसकी वजह से हम इसे सीरीज़ में नहीं लगा सकते। कैसे लगाएंगे? पैरेलल में। देखिए मैं आपको डायग्रामेटिक समझाता हूँ कि किस तरह से इसे अरेंज किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये कोई वायर, एक मिनट इसको चेंज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वायर है ना, और यहाँ पर ऐसे कोई बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। अब हमें यहीं पर क्या अरेंज करना है? वोल्टमीटर अरेंज करना है। तो देखिए किस तरह से लगाएंगे उसको। ये वोल्टमीटर के लिए ये डिवाइस बना दिया मैंने, ऐसे लगा दिया जाता है, ठीक है। तो सोचिए वोल्टमीटर, वायर वाला जो सेक्शन था, बल्ब का जो सेक्शन था, उससे जस्ट ऊपर आ रहा है ना, तो वायर के रेस्पेक्ट में हम इसे क्या बोलेंगे? पैरेलल कनेक्शन है, ठीक है। तो वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल में लगाते हैं, ये बात क्लियर हो गई। क्यों लगाते हैं? अगर बाई चांस इसका रीज़न पूछा गया तो आप सीधा बोल सकते हैं कि भाई वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, और अगर हम हाई रेजिस्टेंस वाले किसी डिवाइस को, किसी अप्लायंस को सीरीज में लगा देते हैं तो ओवरऑल रेजिस्टेंस वैल्यू और बढ़ जाती है, ठीक है, जो कि गलत है। जिससे क्या होगा? करंट की वैल्यू डाउन हो जाएगी, पर हम ऐसा नहीं चाहते। हम तो ये चाहते हैं ना भाई करंट अच्छा है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है तो करंट कम हो जाता है। ये चीज़ भी आपको आगे इस चैप्टर में पता चलने वाली है, ठीक है। सारी चीज़ें मैं आपको बता के चलूँगा इस चैप्टर में कि क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता है। बस आपको क्या करना है? वीडियो को ध्यान से समझना है, ठीक है, और बाद में जो पॉइंट्स हैं उनको अपने रजिस्टर में भी नोट करना है, क्योंकि जब तक आप लिखकर खुद से नहीं देखेंगे ना, तो ये चीज़ें आपको समझ में तो आ जाएंगी, लेकिन लंबे समय तक याद रहें उसके लिए आपको इंटरेस्ट बनाना होगा पढ़ाई में, और साथ में चीज़ों को खुद से लिखकर भी देखना होगा। चलिए खैर आगे चलते हैं। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। क्या है इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट इज़ अ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का फ्लो इन अ कंडक्टर। कंडक्टर तो याद है ना, मैंने स्टार्टिंग बताया था आपको। ऐसी मटेरियल, ऐसी बॉडी जिससे करंट पास हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल सी लाइन, ठीक है। यहाँ पर फिलहाल हीट का जिक्र नहीं है, पर मतलब लाइन में दोनों ही पॉइंट्स दिए जाते हैं ना। तो मेटल से करंट बहुत बढ़िया पास होता है। बाकी मेटल्स में भी अलग अलग क्वालिटी है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, कॉपर से जो करंट है वो अच्छा जाता है एल्यूमिनियम की तुलना में। लेकिन अगर आप सिल्वर का जिक्र कर रहे हैं तो सिल्वर तो बेस्ट है, बेस्ट कंडक्टर माना जाता है बल्कि करंट के फ्लो के लिए, लेकिन महंगा बहुत है ना। चलो खैर कोई नहीं, वापस आते हैं इलेक्ट्रिक करंट के टॉपिक पे। तो करंट इज़ अ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर, जैसे कि मेटेलिक वायर। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, उसको भी आप बोल सकते हैं, ये भी डेफिनेशन डाल सकते हैं कि भाई ये करंट है। तो करंट के लिए आप क्या बताएंगे? एक निश्चित समय में जो चार्ज का फ्लो देखा जा रहा है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इसके लिए देखिए ये फॉर्मूला है, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, ठीक। करंट के लिए सिंबल क्या होता है? आई, और चार्ज के लिए क्या होता है? क्यू, और टाइम के लिए क्या होता है? टी, ठीक है। तो करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला तैयार हो गया आपका। अब इसमें नीचे यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताया हुआ है कि भाई आई किसके लिए सिंबल यूज़ करते हैं हम, क्यू किसके लिए यूज़ किया जाता है, और टाइम के लिए सिंबल क्या होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एसआई यूनिट का। एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। और नेक्स्ट आपका इसमें
चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलाम्ब होती है, ठीक है। और टाइम की तो सबको पता ही है, सेकंड होती है, ठीक। देखिए टाइम तो खैर एक जनरल सी चीज़ है, वो पहले से ही आप सुनते आ रहे हैं, लेकिन करंट के लिए क्या है, चार्ज के लिए ऐसा यूनिट क्या है, ये चीज़ें थोड़ा ध्यान रखनी होगी। ऐसा यूनिट का मतलब क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। देखिए वैसे तो 3 तरह के सिस्टम होते हैं यूनिट्स को लेकर, वो आपको क्लास 11 की फिज़िक्स का जो चैप्टर है उसमें आपको पता चल पाएगा स्टार्टिंग में कि भाई एक MKS सिस्टम होता है, एक CGS सिस्टम होता है, एक FPS सिस्टम होता है। तो MKS सिस्टम को ही जब इंटरनेशनल लेवल पर प्रमाणित किया गया था, वेरीफाई किया गया था, तो उसका नाम चेंज करके SI यूनिट बोल दिया गया था, है ना, कि भाई इसको हम रेशनलाइज्ड MKS सिस्टम कह सकते हैं या फिर SI यूनिट बोल देते हैं। तो SI यूनिट में आप फुल फॉर्म याद रखना फिलहाल के लिए, तो बाकी तो 11th के जब चैप्टर पढ़ेंगे तब देखेंगे कि भाई इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब SI यूनिट, ठीक है। तो सभी फिजिकल क्वांटिटी की SI यूनिट ही आपको फिलहाल याद रखनी है। अब आते हैं नेक्स्ट, डिफाइन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर क्या है? करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। आप कह सकते हैं करंट को 1 एम्पियर, लेकिन कब कह सकते हैं? व्हेन 1 कूलाम्ब ऑफ चार्ज फ्लो इन अ 1 सेकेंड। जब 1 सेकेंड में 1 कूलाम्ब का चार्ज फ्लो करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि भाई क्या है ये, 1 एम्पियर है, ठीक है। तो करंट हमारा जो है वो 1 एम्पियर का होगा, लेकिन कब होगा? जब 1 सेकेंड में 1 कूलाम्ब का चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला बना दिया है, नीचे देखिए, इसमें 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1C डिवाइड बाय 1S, ठीक। नेक्स्ट आता है करंट को आप कैसे मेज़र करेंगे, बताइए कैसे मेज़र कर सकते हैं? हाथ लगा कर देखेंगे, बिल्कुल बेकार तरीका है है ना, ये एक बहुत बेकार चीज़ है। लेकिन इसके ज़रिए जब हम चेक नहीं कर सकते तो फिर कैसे चेक करें कि करंट कितना आ रहा है? उसके लिए साइंस ने तैयार किया एक डिवाइस जिसको हम बोलते हैं एमीटर। क्या बोलते हैं उसको? एमीटर। तो एमीटर क्या होता है? एक वो डिवाइस है जिसके ज़रिए आप करंट मेज़र करते हैं। जैसा भी हमने थोड़ी देर पहले समझा था कि भाई वोल्ट मीटर के ज़रिए हम वोल्टेज को मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को लेते हैं, है ना, कितनी वो पोटेंशियल डिफरेंस बना हुआ है सर्किट डायग्राम में 2 पॉइंट के बीच में। ऐसे ही यहाँ पर एमीटर के बेस पे हम करंट को मेज़र कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर से एक छोटा सा क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि जो एमीटर है इसको कहाँ लगाएं, सीरीज में लगाएं या पैरेलल में? तो आंसर है इसको हमेशा कहाँ लगाया जाता है? सीरीज में, ठीक है। तो एमीटर को कहाँ कनेक्ट करते हैं हम? सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक। एमीटर को सीरीज में लगा रहे हैं, पर क्यों लगा रहे हैं सीरीज में, पैरेलल में क्यों नहीं लगाया? भाई एमीटर की तो रेजिस्टेंस वैल्यू कम है ना, ये इसका रीज़न हो गया। तो लो रेजिस्टेंस वैल्यू होती है जिसकी वजह से हम इसे सीरीज में लगाते हैं, ठीक है। अगर हाई रेजिस्टेंस वैल्यू होती फिर कुछ और ऑप्शन सोचते, पैरेलल में लगाना पड़ता फिर तो, है ना। लेकिन फिलहाल सीरीज में लगाते हैं, ये चीज़ क्लियर रखना। तो रीज़न क्या है? लो रेजिस्टेंस सीरीज में लगाने का। अब आते हैं नेक्स्ट, 1 माइक्रो एम्पियर। देखिए ये ना कुछ कन्वर्जन, जैसे आपने सुना हुआ है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसी तरीके से क्या होता है ना, जैसे क्लासेस के हिसाब से नई नई चीज़ें आती रहती हैं, तो यहाँ पर माइक्रो लिखा है, ठीक है। मैं इसको मार्क कर देता हूँ थोड़ा सा, ये जो लिखा है देखिए। तो 1 माइक्रो एम्पियर क्या बोलते हैं इसको? ये U जैसा सिंबल जो है माइक्रो बोलते हैं इसको। 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 की पावर -6। ये थोड़ा टाइपिंग की वजह से है, और मैं इसको यहाँ पर लिख कर दिखाता हूँ साइड में। 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू कितना होगा? 10 की पावर -6 एम्पियर। क्लियर? तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि 1 माइक्रो एम्पियर की वैल्यू कितनी होती है? 10 टू द पावर -6 एम्पियर। ये न्यूमेरिकल्स में आपके काम आ सकता है, और बहुत बार होता है कि अगर पेपर में जो न्यूमेरिकल दिया जा रहा है वो थोड़ा लगता है कि हाँ भाई टफ होना चाहिए, तो डायरेक्ट वैल्यू ना देकर कि भाई 5 एम्पियर का करंट है, ऐसे ना देकर आपसे बोल दिया जाए कि भाई 5 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। कोई भी चीज़ हो सकती है इस तरीके से, तो आप उसको चेंज कर लेंगे जो सिंपल यूनिट्स होती है उसमें। मिली एम्पियर, नेक्स्ट नंबर पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ये वाला मिली एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर बराबर कितना होता है? 10 की पावर -3। इसको भी आप ऐसे ही लिखेंगे, मैं लिख देता हूँ इस साइड में, 10 की पावर -3 एम्पियर। क्लियर? तो चलिए खैर, इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक करंट की? देखिए इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन बिल्कुल फिक्स रहती है ना। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसकी डायरेक्शन फिक्स रहती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, प्लस से माइनस की तरफ, ठीक। इसी को क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल करंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट आता है डायरेक्शन ऑफ
फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन पूछी जाए तो आप याद रखिएगा ये अपोजिट होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है आपको, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मार्क्स कट जाते हैं, है ना। और रिवाइज करेंगे तो एरर मिनिमाइज हो जाती है। एरर को मिनिमाइज करने का, गलती को ख़त्म करने का एक आसान तरीका है, आप उस चीज़ को बार बार प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है भाई, मान लीजिए आप फर्स्ट टाइम चेस खेल रहे हैं, जीत सकते हैं आप, बहुत कम चांसेस है, लेकिन अगर आप उसको प्रैक्टिस में लाएंगे ना, तो मुझे लगता है कि जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, बार बार उसको प्रैक्टिस करेंगे, तो शायद आपको कोई हरा भी ना पाए। ठीक है, सेम ऐसे ही होता है, ये सिंपल रूल है जो सब जगह अप्लाई होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं। डायरेक्शन रिमेन्स रैंडम। जो डायरेक्शन होती है ना इलेक्ट्रॉन्स की, वो रैंडम रहती है। जो मैंने नीचे बॉक्स बनाया ना, इसमें सब डॉट, ये सर्कल्स क्या दिखा रखे हैं, इलेक्ट्रॉन्स दिखा रखे हैं। देखिए कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कुछ फिक्स नहीं है डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पर कोई सोर्स नहीं है ना, कोई पावर प्रेजेंट नहीं है। और जब पावर प्रेजेंट नहीं है तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन सारे ऐसे ही घूमेंगे। जैसे होता है ना, मान लीजिए घर में रिलेशन के कुछ बच्चे आए हुए हैं ना, तो मान लीजिए 6-7 बच्चे हैं और छुट्टियों में इकट्ठे हो रहे हैं और पेरेंट्स या कोई बड़ा वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो बस ऐसे ही होता है, रैंडम होता है सारा, कि कोई कहीं खेल रहा है, कोई कुछ फैला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो रैंडम डायरेक्शन देखी जाती है, क्योंकि एब्सेंस ऑफ पावर, मतलब एक सोर्स नहीं है, एक सोर्स नहीं है पावर का, तो फिर वहाँ पे क्या होगा, सब रैंडम ही रहेगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे नेक्स्ट वाले डायग्राम को, सेम डायग्राम है, ठीक है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन बनाए हुए हैं, लेकिन ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के तरफ इशारा कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। पर ऐसा क्यों? क्योंकि नीचे सोर्स कनेक्ट है, बैटरी कनेक्ट है। यहाँ पर पीछे वाले डायग्राम में देखिए कोई बैटरी नहीं लगा रखी है मैंने, ठीक है। और यही जो सोर्स है ना, ये जो पावर का सोर्स है, इसी को बोल रहे हैं ईएमएफ। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट करने वाली फोर्स। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल के जरिए समझाया, मान लीजिए कि कोई बड़ा व्यक्ति, कोई पेरेंट्स मतलब आ जाते हैं, है ना, तो जो भी बच्चे खेल रहे थे ना, कोई कहीं था कोई कहीं था, सारे लाइन में आ जाएंगे, बिल्कुल सीध में बैठ जाएंगे। तो ईएमएफ की फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है सिंबल्स दैट यूज्ड इन इलेक्ट्रिसिटी। देखिए जो चैप्टर है ना इलेक्ट्रिसिटी, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, सिंगल टॉपिक्स को लेकर भी हमने वीडियोस पहले बनाई थी, आपने शायद देखा भी होगा। और अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की सभी वीडियो, मतलब कि एक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको पर्टिकुलर टॉपिक पर नीड है उसको सेलेक्ट करके उसको देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी नोट्स की वीडियो तो चली रही है, ठीक। तो सिंबल्स दैट यूज्ड इन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी में कुछ सिंबल्स होते हैं। इस टॉपिक पर बेस्ड जो वीडियो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से सेलेक्ट करके देख सकते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि देखिए ये जो ऐसे डायग्राम सा बनाया जा रहा है ना, ये क्या है, रेजिस्टेंस का सिंबल होता है। किसका सिंबल होता है? रेजिस्टेंस। इसके लिए आर ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा एक सिंबल है हमारे पास बैटरी का, जैसे कि एक टर्मिनल होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। तो ये सिंगल सेल बैटरी है, लेकिन अगर मैं इसी में एक और सेल को कनेक्ट कर देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, 2 सेल वाली बैटरी, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे आप ऐसे प्लस साइन दिखाएंगे और इसमें ये नेगेटिव साइन, ठीक। तो पॉजिटिव नेगेटिव ये 2 टर्मिनल होते हैं, तो स्टार्टिंग और एंडिंग को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। इस तरीके से बहुत सारे सिंबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, और भी बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, जैसे कि आप इसमें स्विच का दिखा सकते हैं। ये बहुत कंफ्यूजिंग सिंबल होता है वैसे। देखिए अगर हमने इसमें डॉट लगाया है, मैंने देखिए डॉट लगा दिया यहाँ पर, इसका मतलब सर्किट क्लोज्ड है। क्लोज सर्किट का मतलब क्या, कनेक्शन कंप्लीट है। लेकिन अगर बाई चांस इसमें ये डॉट नहीं लगा होता, ठीक है, डॉट को मैंने हटा दिया है, तो अब ये किस चीज़ का सिंबल माना जाएगा, ओपन स्विच का, ठीक है। क्लोज स्विच नहीं है, ओपन स्विच बोलेंगे, है ना, या ओपन की बोलेंगे आप। तो इससे क्या होगा कि करंट फ्लो नहीं करेगा, मतलब सर्किट डायग्राम में करंट का फ्लो नहीं देख सकते हैं आप, इसमें कनेक्शन कंप्लीट नहीं है, सिंपल ऐसा कह दीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ओम्स लॉ पर। ओम एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। यहाँ पर एक स्टेटमेंट डाली गई है कि ओम्स लॉ के ज़रिए आप अगर स्टेटमेंट पूछी जाती है तो क्या दे सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम के नियम के आधार पर एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर, किसी कंडक्टिंग बॉडी से, कंडक्टर मतलब जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो किसी कंडक्टिंग बॉडी से जो करंट का फ्लो होता है एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर, वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। ये चीज़ ध्यान रखना। लेकिन मैथमेटिकल कैलकुलेशन को देखते हुए इस रिलेशन को फ्लिप करके लिखा हुआ है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। शुरू में क्या था, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V, फिर उसको चेंज किया गया V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I।
लेकिन आपको मालूम है, मैथ्स में भी आप ये चीज़ यूज़ करते होंगे कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर अगर हम इज इक्वल टू लगा रहे हैं तो वहाँ पर हमें एक कांस्टेंट सिंबल यूज़ करना होता है। और ओम जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या यूज़ किया सिंबल? आर। ये जो यहाँ पर सिंबल दिखाया जा रहा है आर, ठीक है। तो V इज इक्वल टू आई आर, क्या फॉर्मूला बना? V इज इक्वल टू आई आर। लेकिन R क्या है यहाँ पर? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इसका नाम क्या होता है? रेजिस्टेंस। तो R इज अ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। वैल्यू जो होती है रेजिस्टेंस की वो डिपेंड करती है 4 अलग अलग फैक्टर्स पर। अब वो फैक्टर्स देखते हैं, देखिए क्या है वो फैक्टर्स। नंबर फर्स्ट, लेंथ ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की लंबाई कितनी है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो मेटल वायर आप यूज़ कर रहे हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम, XYZ जो भी, तो उस वायर की मोटाई कितनी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ठीक है। नंबर थर्ड, नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल मतलब कॉपर यूज़ कर रहे हैं, एल्यूमिनियम यूज़ कर रहे हैं, सिल्वर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर और लास्ट फैक्टर, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर जो है मतलब जो वायर है उसका टेम्परेचर कितना है। कई बार होता है ना वायर ज़्यादा गर्म हो जाती है ना। वायर थोड़ा पतली थी और आपने कोई ज़्यादा लोड की चीज़ लगा दी है, जैसे मान लीजिए आपने 2 mm या 2.5 mm की तार से आप AC चलाना चाह रहे हैं, वो भी काफ़ी पावर का AC, मान लीजिए 2 टन का AC है ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। तो अप्लायंस के हिसाब से वायर को सेलेक्ट करना होता है भाई। 1-1.5 mm या 2 mm की तार से आप पंखा, कूलर, ये सब चीज़ें चला रहे हैं, टीवी चला रहे हैं, वो सब चीज़ नॉर्मल होती है। पर आप अगर हैवी अप्लायंस को रन कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वायर भी थोड़ा हैवी लेनी होती है, ठीक है। तो नेचर ऑफ मटेरियल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ ऑफ कंडक्टर और टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, ये 4 फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैं तो करंट चाहिए होता है भाई, रेजिस्टेंस थोड़ा ना चाहिए। भाई अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया, तो करंट कम हो जाता है। करंट और रेजिस्टेंस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। ये चीज़ आपको फीड कर लेनी है अपने ब्रेन में, क्योंकि बहुत बार आएगी इस चैप्टर के अंदर, ठीक है, अलग अलग टॉपिक्स में। रेजिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल, जितनी भी प्योर मेटल होती हैं उनका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है विद द राइज ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब ये हुआ टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लिख लेते हैं इसको यहाँ पे, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस बढ़ा है ना, तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, सीधी सी बात है। अगर बाई चांस टेम्परेचर कम हो गया तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। लेकिन रेजिस्टेंस कम होने से फ़ायदा क्या है? मैंने आपको बताया ना अभी, रेजिस्टेंस और करंट क्या होते हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो अगर रेजिस्टेंस घटा, मतलब टेम्परेचर अगर घटा है, ठीक है, मतलब बढ़ नहीं रहा है, नॉर्मल कंडीशन पर है, तो रेजिस्टेंस भी नॉर्मल रहेगा, तो करंट बढ़िया चलता रहेगा। लेकिन अगर किसी वजह से, लोडिंग की वजह से, या जैसे मैंने आपको बताया हैवी अप्लायंस की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा है ना, तो ऐसे में क्या होता है कि जो करंट है उसकी वैल्यू डाउन पड़ जाएगी, ठीक है, जो नहीं होना चाहिए था। नेक्स्ट, डिफाइन 1 ओम। 1 ओम इज दैट वैल्यू, 1 ओम इज दैट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। 1 ओम एक वो वैल्यू है रेजिस्टेंस की जब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, potential difference of 1 volt is applied between 2 point and current of 1 ampere flow through it। जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से हमेशा, जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से 1 एम्पियर का करंट फ्लो करता है, तो ऐसी कंडीशन में उस सर्किट डायग्राम में उस 2 पर्टिकुलर पॉइंट के बीच जो रेजिस्टेंस आपको मिलेगा, जो ऑब्जर्व करेंगे आप, वो हमेशा 1 ओम होगा। तो 1 ओम रेजिस्टेंस की एक वो वैल्यू है, 1 ओम रेजिस्टेंस की एक वो वैल्यू होती है जो आप सर्किट डायग्राम में 2 पर्टिकुलर पॉइंट के बीच ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन कब? जब 2 पर्टिकुलर पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और उससे जो करंट पास आउट हो रहा है वो कितना होना चाहिए? 1 एम्पियर। क्लियर? ध्यान रखिएगा इसको, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, डिफाइन 1 ओम। नेक्स्ट, यहाँ पर 1 ओम के लिए एक फॉर्मूला लिखा हुआ है जो मैंने आपको अभी समझाया एक डेफिनेशन के तौर पर, और बाकी उसके बाद फिर एक पॉइंट बना रखा है SI यूनिट। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। जो SI यूनिट होती है रेजिस्टेंस की वो क्या होती है? ओम, ठीक है। और रेजिस्टेंस होता क्या है? एक तरह से सिंपल अगर रेजिस्टेंस को समझा जाए, एक ऐसी चीज़ जो करंट के फ्लो को अपोज करती है। तो भाई फिर हटा ही दो, क्या ज़रूरत है लगाने की इसको? ऐसा नहीं कर सकते हम, क्योंकि हमें करंट चाहिए,
अच्छा खासा चाहिए, लेकिन ज़्यादा भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर करंट ज़्यादा आएगा ना तो हमारे अप्लायंसेस को ख़राब कर देगा, ठीक है, डैमेज कर देगा और बहुत सारी प्रॉब्लम का कारण बन सकता है। तो करंट आना चाहिए पर ना तो कम हो ना ज़्यादा ही हो, एक एवरेज में रहे, तो उसको रेगुलेट करता है एक तरह से आप कह सकते हैं रेजिस्टेंस। ठीक, रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है, या तो मटेरियल की होती है या फिर डिवाइस की होती है। डिवाइस के लिए आप अगर नाम कहें तो उसमें फिर आता है रेजिस्टर, ठीक है। और अगर मटेरियल की बात करते हैं तो कॉपर, एल्यूमिनियम, है ना, और आपका सिल्वर, ये सब चीज़। चलिए खैर, ये सब चीज़ें तो अब हमारी पूरी हो गई, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने समझे हैं। जितने भी टॉपिक आपको समझाए जा रहे हैं ये सब एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी बेस्ड से मतलब क्या है, ठीक है, आपने बल्कि थंबनेल पर भी देखा होगा, तो वो इसलिए डाला गया है क्योंकि एनसीईआरटी है ना एक बहुत बढ़िया बुक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी में डिटेल थोड़ा कम रह जाती है, ठीक है, इसलिए हमें नोट्स की ज़रूरत पड़ती है जिसमें हम थोड़ा चीज़ों को डिटेल में समझ सकें, क्योंकि जब आप चीज़ों को डिटेल में समझते हैं ना तभी तो आप फिर मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। तो एनसीईआरटी बेस्ड कहने का मतलब टॉपिक्स जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं उन्हीं को लेकर उनको काफ़ी डिटेल में यहाँ पर दिया जा रहा है आपको, ठीक है। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे ये भाई ब्लैंक पार्ट कहाँ से आ गया। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर व्हेन वी फोल्ड इट। ये एक टॉपिक जो सिलेबस में वैसे नहीं है पर बहुत बार एग्ज़ाम में इस पर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो इसके लिए एक फार्मूला मैं लिख देता हूँ उसको, बल्कि रेजिस्टेंस, देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है यहाँ पे, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर व्हेन वी फोल्ड इट। जैसे मान लीजिए कि ये कोई वायर है, इसको हमने फोल्ड कर दिया, ऐसे मोड़ दिया है, तो ध्यान से देखिएगा, लंबाई आधी हो गई, मोटाई डबल हो गई, एरिया डबल हो गया और लेंथ जो है हाफ हो गई है। लिख देता हूँ इसको भी, लेंथ कितनी हो गई है L/2 और एरिया कितना हो गया है 2A, ठीक है। तो ऐसे केस में जो नई वायर है, नई वायर मतलब इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाली वायर, ये क्या है, न्यू वायर, ठीक है। तो न्यू वायर का जो रेजिस्टेंस होगा ना उसके लिए सिंबल है R'। उसके लिए एक फार्मूला बना रखा है, R' इज इक्वल टू में ओल्ड वायर का रेजिस्टेंस, मतलब पुरानी वायर का रेजिस्टेंस। जैसे मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में हम समझ रहे थे, बताया भी था कुछ एग्जांपल के ज़रिए भी, कि अगर मोटी वायर होती है तो करंट बढ़िया आता है क्योंकि मोटी वायर का रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है। तो जो नई वायर है उसकी मोटाई बढ़ गई है इन कंपैरिजन ओल्ड वायर के, तो ऐसे में नई वायर का जो रेजिस्टेंस होता है पुरानी वायर के रेजिस्टेंस के 1/4 के बराबर हो जाता है। ये यहाँ पर एक फार्मूला तैयार हो गया है, ठीक है। लेकिन ये काम कब हो पाएगा, जब आप पुरानी वायर को फोल्ड कर देंगे, लंबाई को उसकी आधा कर देंगे, काटना नहीं है, वायर को फोल्ड करना है, ठीक है। कई बार होता भी है ना, घर में कोई, मान लीजिए आपको 1 मीटर वायर की ज़रूरत थी, ठीक, लेकिन मोटी तार चाहिए थी और पतली तार पड़ी हुई है वो भी 2 मीटर, तो आप सिंपल तरीका है वायर को मोड़ दीजिए, तो वायर की मोटाई डबल हो जाएगी, दोनों साइड से उसको ओपन करिए, इंसुलेशन हटाइए उसका, और आपके पास एक नई तार तैयार हो गई है। तो मोटी तार में क्या होता है ना, रेजिस्टेंस कम होता है, तो रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर बिकम्स 1/4। तो नई वायर का जो रेजिस्टेंस है वो 1/4 हो जाएगा पुरानी वायर की तुलना में। अगर पुरानी वायर का रेजिस्टेंस 100 ओम दिया हुआ है, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर, तो नई वायर का कितना हो जाएगा 25, ठीक है। रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट बढ़ जाएगा, सिंपल। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट आता है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर व्हेन वी स्ट्रेच इट अंटिल द वायर बिकम्स ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। अब देखिए यहाँ पर, जैसे कोई वायर है, इतनी है, इस वायर को हमने खींचकर डबल कर दिया है। कितना कर दिया, डबल कर दिया है। तो अब लेंथ कितनी होगी नई वायर की, अगर हम लेंथ की बात करते हैं इस वाली वायर की, ठीक है, तो L कितना हो जाएगा हमारा, मतलब लेंथ कितनी हो जाएगी 2L, और एरिया कितना हो जाएगा A/2। अब हमें ये समझना है कि एरिया आधा क्यों हो गया, भाई हमने वायर जोड़ी नहीं है, नई वायर लाकर अटैच नहीं की, पुरानी वायर को ही खींचकर डबल कर दिया, तो बेसिक बात है उसकी जो थिकनेस थी वो डाउन हो जाएगी ना, लंबाई डबल हो गई, एरिया आधा हो गया। तो अब ऐसे केस में ये जो न्यू वायर है, ये वाली वायर है ना, इस न्यू वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, इसके फार्मूले को देखते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर मतलब R' बिकम्स 4 टाइम्स द रेजिस्टेंस ऑफ ओल्ड वायर, ठीक है। तो नई वायर का रेजिस्टेंस जो है 4 टाइम्स हो गया है पुरानी वायर के रेजिस्टेंस के। तो ये दो फार्मूले जो मैंने आपको अभी बताया, एक तो R' इज इक्वल टू 4R, और अभी पहले आपको बताया था R' इज इक्वल टू R/4। ये चीज़ें
नहीं है सिलेबस में, लेकिन इन पर क्वेश्चन आ सकता है और 1 मार्क्स के हिसाब से आपको क्वेश्चन मिलेगा, इसकी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, चलिए खैर, अब हमने पेज नंबर जो 5 है लगभग यहाँ तक सभी टॉपिक्स को कवर कर लिया है। ये रेजिस्टिविटी टॉपिक रह गया है, इसको हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी हमने टॉपिक को समझा, आपको टॉपिक वो सभी समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ मैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आती है तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए, अपने सभी दोस्तों तक, सभी फ्रेंड्स तक पहुँचाइए वीडियो को, ताकि उनको भी ये चैप्टर बिल्कुल ईजी लगे। ठीक है, चैप्टर सारे ईजी होते हैं, लेकिन समझने और समझाने का थोड़ा तरीका होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी के बाकी टॉपिक्स के साथ। जुड़े रहिए साइंस वर्ड चैनल से। कुछ भी अगर किसी भी टॉपिक में आपको डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व ज़रूर किया जाएगा। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।